हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करेंगे और ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, तो इसको आप सब ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी पेन लेके बैठें और इसको नोट करते जाएँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना चाहूँगा कि चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इसके नोट्स बना लें, जिससे अगर आपको कभी कुछ भूल जाए तो आप उसको रिवाइज़ कर लें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ वीडियो बस देख लेते हैं तो वीडियो देखने से आपका फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे। हमने खुद अपने सारे नोट्स बनाए हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि 6th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर इंडिया पर बहुत सारे नए रिलीजन्स आए थे। ठीक है, अब कितने रिलीजन्स आए थे तो यहाँ पे आपको लिखना कुछ नहीं है, बस समझना है कि 62 नए रिलीजन आए थे, 62 नए रिलीजन आए थे भारत पर। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और वो है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो उन्हीं के ऑरिजिन का कारण हम पढ़ेंगे इसमें कि उनके आने का क्या कारण था। तो आप टॉपिक वाइज और उसके पॉइंट्स अपने नोट्स में नोट करते चलिए हमारे साथ। तो ये हमारा पहला टॉपिक है द कॉजेज ऑफ ऑरिजिन। ये जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के अंदर का सब टॉपिक है, कॉजेज ऑफ ऑरिजिन। मतलब कि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के आने का क्या कारण था, ये कैसे आए। तो चलिए हम अब द कॉजेज ऑफ ऑरिजिन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पहला कारण क्या था। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है ये पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट में ये है कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बाद, मतलब जब वेद हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुके थे उसके बाद सोसाइटी जो थी वो 4 वर्ण में डिवाइड हो चुकी थी। मतलब कि 4 कास्टेस बोल सकते हो आप, वर्ण में डिवाइड हो चुकी थी। कौन कौन से आपको दिख रहे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, तो ये 4 थे, मतलब इन्हीं में सोसाइटी पूरी डिवाइडेड थी। ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जाता था, क्षत्रिय को उसके बाद, फिर वैश्य, फिर शूद्रास। अब देखिए सोसाइटी में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर एक को उनका उनका एक काम दिया गया था। ठीक है ना, मतलब उनका पर्टिकुलर काम दिया गया था कि ब्राह्मण ये काम करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे। तो ब्राह्मणों को कौन सा कार्य दिया गया था, तो ये जान लो कि ब्राह्मणों को सोसाइटी में सबसे ऊपर रखा गया था। ठीक है, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द हायरार्ची लेवल में इनको सबसे ऊपर रखा गया था, एट द टॉप एट द लेवल। ठीक है, सबसे ऊपर। और इनका काम क्या था, इनका काम था क्या करना, वेद पढ़ाना। ठीक है, वेद को पढ़ाना और रिसीव गिफ्ट, मतलब गिफ्ट लेना, जिसको आप दक्षिणा बोलते हो। और इसके अलावा इनको बहुत ही सारी प्रिविलेजेस दी गई थी। प्रिविलेजेस मतलब होता है विशेषाधिकार, मतलब कुछ इनको विशेष अधिकार दिया गया था। कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, इनको अधिकार ये दिया गया था कि ये टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक है, मतलब ये टैक्स पे नहीं करेंगे, इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, और भी कई सारे इनको विशेषाधिकार दिए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मतलब लेवल पे जो आते थे, छत्री। तो छत्री ये क्या करते थे, ये राजा होते थे, आपको पता है। इनका काम क्या था कि लड़ाई हो तो उसको देखना, मतलब लड़ाई वड़ाई करना, और जो स्टेट है जहाँ के वो राजा हैं उसको चलाना। टैक्स लेते थे ये, टैक्स किससे लेते थे, बाकी जो ये वर्ण थे, मतलब ब्राह्मण तो टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि ये अधिकार था उनका। अब छत्री खुद ही टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि वही तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन टैक्स पे करेगा, जो नीचे के 2 बचे, वैश्यास और शूद्रास। ठीक है, तो ये टैक्स पे करते थे। और छत्री का काम मैंने आपको बता दिया कि राजा वॉरफेयर में देखना, टैक्स लेना और गिफ्ट भी देना ब्राह्मणों को। और इनका काम क्या था कि वेद पढ़ना, ये ब्राह्मणों से वेद का भी ज्ञान लेते थे। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्यास। अब ये वैश्यास क्या होते थे, तो जिनको आजकल हम गुप्तास बोलते हैं, बनियास बोलते हैं, तो ये वैश्यास थे एट द टाइम। मतलब इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था ट्रेड करना, एग्रीकल्चर करना, कैटल रियरिंग करना, ये सब इनका काम होता था। और इनको प्रिंसिपल टैक्स पेयर भी बोला जाता था, मतलब कि सबसे ज़्यादा टैक्स यही पे करते थे। क्यों पे करते थे, बिकॉज दे वर द बिजनेसमैन।
ट्रेडर्स थे, इनके पास ज़्यादा पैसा होता था, इसलिए सबसे ज़्यादा टैक्स इनको ही पे करना पड़ता था। चलिए हम लास्ट में बात कर लेते हैं, जो लास्ट में आते थे शूद्रास। तो इनकी हालत बहुत गंभीर थी, इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी जाती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा, और इनको सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि ये ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करेंगे, और उसके लिए उनको कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो देखिए अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो ब्राह्मणों को इतना ज़्यादा प्रिविलेजेस दिया जा रहा था कि उनको मतलब टॉप लेवल पे रखा जाता था, राज्य के सबसे ऊपर रखा जाता था ब्राह्मणों को, उनको प्रिविलेजेस दी गई थी कि दे कैन नॉट पे टैक्स, उनको टैक्स नहीं पे करना है, और उनको पनिशमेंट भी नहीं दी जाएगी, और गिफ्ट भी उन्हीं को दिया जाएगा। तो इतना जो अधिकार दिया गया था, अब वहीं पे एक को तुम मतलब इतना नीचे रखते हो, उससे सारा काम करवाते हो, उसको पैसा नहीं देते हो, और एक को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के रखते हो, तो इससे क्षत्रियों को दिक्कत होने लगी। और यही पहला कारण था कि जो नए रिलीजन थे जैसे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वो भारत में आए। अब देखिए आगे पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने रियली फाउंड किया था जैनिज़्म को, और मतलब रियली फाउंड किया था जैनिज़्म को, मतलब उससे पहले भी मतलब जैनिज़्म को तो ऋषभ देव ने, जब आगे पढ़ेंगे आप हम आपको बताएंगे, ऋषभ देव जो थे पहले गुरु जो थे जैनिज़्म के, उन्होंने फाउंड किया था। बट जो रियली फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर, वो वर्धमान महावीरा को माना जाता है। और बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा, इनको आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो ये महावीर थे, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, ये दोनों क्षत्रिय क्लैन से थे, और इन्हें ब्राह्मण की हर सारी चीज़ से, मतलब ब्राह्मण की जो भी चीज़ें थी सबसे दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? क्योंकि देखिए ये बहुत ब्राह्मण जो थे, जैसे पूजा करवाना है तो ये बड़ी महंगी इनकी पूजा होती थी, जहाँ पे 1 नारियल से काम हो जाना चाहिए वहाँ ये 10 नारियल खरीदवाते थे, ठीक है। तो जो कॉमन लोग थे उनको भी दिक्कतें होना चालू हो गई थी, और इसीलिए अब जो कॉमन लोग थे वो भी नए रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते थे, नए धर्म को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने का पहला कारण था, ठीक है। अब दूसरा कारण देख लेते हैं, सेकंड रीज़न देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं, और इस सेकंड पॉइंट को रियल कॉज माना जाता है, मतलब इसी के कारण माना जाता है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। क्या था वो पॉइंट? ये था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो न्यू रिलीजन्स ले इन द स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, मतलब एक नई कृषि अर्थव्यवस्था आई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे आई थी? इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साइड पे आई थी। मतलब कि अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से मैं आपको बता दूं, नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थर्न एंड सदर्न बिहार, नॉर्थर्न और सदर्न बिहार की बात की गई है। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो अभी जगह मैंने आपको बताई वहाँ पे क्या हुआ, ये न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्या थी। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि ये बहुत ही मतलब घना जंगल था, इतना घना जंगल था कि यहाँ हमेशा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती थी। अब देखिए बारिश ज़्यादा हो रही है तो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो लोगों को रहने में दिक्कत होगी। अब रहने में इनको क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि ये घने जंगल थे और इनको काटने के लिए औजार चाहिए थे। तो उस समय ज़्यादा औजार थे नहीं, लेकिन आयरन एक्स, मतलब आयरन मतलब लोहे की जो कुल्हाड़ियाँ वगैरह जो भी आप बोलते हो, तो वो उसका इन्वेंट हुआ। फिर जब उसको काटे ओटे, वहाँ सेटलमेंट हो गया, लोग रहने लगे। अब जब लोग रहने लगे तो वहाँ खेती बाड़ी करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। और जब एग्रीकल्चर करने लगे तो एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूर, पहले तो ट्रैक्टर था नहीं, तो पहले बैल ऑक्स से वो करते थे, बुलक से वो करते थे। तो देखिए ब्राह्मणों का क्या सिस्टम था यहाँ पर, ये देखिएगा। जो ब्राह्मण थे वो जब कोई पूजा वूजा करवाते थे, कोई अच्छा काम करवाते थे, तो वो क्या बोलते थे कि पहले बलि दी जाती है ना। बलि मतलब सेक्रीफाइस किया जाता था, तो जानवरों को या बैल वगैरह को उनकी बलि दे दी जाती थी, मार दिया जाता था। तो अब देखिए जब यहाँ से क्या हुआ कि जब बैल को मार दिया जाएगा तो लोग एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, है ना, उसको प्लाउ शेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कॉमन लोग थे, इन्होंने जो ब्राह्मण के जो सेक्रीफाइसेस थे, जो रूल थे, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनको सपोर्ट नहीं किया। और इसी का मौके का फ़ायदा उठा ले गए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। यही मेन, इसीलिए मेन कॉज माना जाता है भाई। जब देखो यहाँ पे डिमांड किसकी है? डिमांड है बुलक की, ऑक्स की। अब उसी चीज़ को तुम ख़त्म कर रहे हो तो लोग तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो दिस वॉज द मेन रीज़न, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से आपको। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड रीज़न क्या है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए थर्ड रीज़न क्या है। देखिए अब उस समय कुछ दिन बाद कुछ मतलब क्या हुआ कि
कुछ सिटीज़ डेवलप होने लगी, नए नए शहर बनने लगे। और वो कौन कौन सी सिटीज़ थी? कौशाम्बी हो गया, कुशीनगर हो गया, वैशाली हो गया, और भी कई सारी थी, ठीक है। तो इनके जब डेवलप होने से क्या हुआ, ट्रेड ज़्यादा होने लगा, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स को थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया गया, मतलब सुविधाजनक बना दिया गया। अब जब ट्रेड ज़्यादा होने लगा तो किसको फ़ायदा होगा? वैश्यास को। क्यों? क्योंकि दे वर द ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स थे, ठीक है। अब जब ज़्यादा फ़ायदा उनको होने लगा, वो ज़्यादा पैसा कमाने लगे, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम अमीर तो बनते जा रहे हैं, नाउ वी आर गेटिंग द मनी, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको एक काम करना पड़ेगा कि जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी जो सोसाइटी में जो 3rd नंबर पे पोजीशन है, हमको कोई ऐसा रिलीजन ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी जो पोजीशन है वो और अच्छी हो जाए। तो इसलिए जो वैश्यास कम्युनिटी के लोग थे, ये एक नए रिलीजन की तलाश में निकल पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे नए रिलीजन की तलाश में निकल पड़े, तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के लिए बहुत अच्छा मौका था, ठीक है, कि दे कैन ज्वाइन द जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं 4th पॉइंट क्या था। तो 4th पॉइंट हमारा ये कहता था कि जब शुरुआत में जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म आए, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज में जब शुरुआत में आए, तो वो वर्णा सिस्टम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, क्योंकि लोगों को जीना, मतलब उसमें वर्ण के हिसाब से जीना क्या हो गया था, अच्छा लगने लगा था, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से वो जीते आ रहे थे, वो ब्राह्मणों को प्रिविलेज देते गए, ब्राह्मणों को इज्जत देते गए। लेकिन जब जैनिज्म और बुद्धिस्ट ने अपनी आइडिया को सामने रखा सबके कि हमारा ये विचार है, तब लोग उनको सपोर्ट करने लगे। अब देखिए 4th पॉइंट क्या कहता है। 4th पॉइंट ये कहता है कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया, जब लोगों तक फैलाया अपनी मतलब आइडियोलॉजी को, तो लोगों को पता चला कि इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉन वायलेंस को दी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो राज्य आपस में लड़ाई कर रहे थे, उससे इनका जो वॉर था वो ख़त्म हो जाएगा, और इससे ट्रेड और कॉमर्स को फ़ायदा होगा। चलिए अब हम अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। 6th पॉइंट क्या कहता है कि देखिए, जब दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अपना मतलब जो आइडिया था, आइडियोलॉजी था, उसको रखा और बताया कि हमारा आइडिया प्योर है, एस्थेटिक लिविंग है, मतलब तपस्वी जैसा जीवन है, तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने अब नई चीज़ें अपना ली थी, जैसे नए कॉइन्स अपना लिए थे, नए घर अपना लिए थे, नए कपड़े, उनको क्या हुआ कि वो अब चाहते थे कि हम कुछ नया अपनाएं, ठीक है। तो इसलिए वो अट्रैक्ट हुए टूवर्ड्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये भी कारण था एक, ठीक है। तो ये हमारा कॉजेज ऑफ ऑरिजिन खत्म होता है। अब हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को कि कैसे बुद्धिज्म आगे बढ़ा और जैनिज्म आगे बढ़ा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए हिस्ट्री को कुछ लोग बोरिंग बना देते हैं, तो हिस्ट्री को बोरिंग वे में आपको नहीं लेना है। हिस्ट्री एकदम मज़े से पढ़ना है, ठीक है, एकदम फिट होके, और ब्रेक ले लेके पढ़ना है। कभी भी अगर आप लगातार 1 घंटे पढ़ोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रेक, आधे घंटे पढ़े, फिर 10-15 मिनट इधर उधर कर लिए, फिर आप ब्रेक दे दे के पढ़ोगे, तो आपका माइंड जो है ना, वो पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बुद्धिज़्म की तरफ, ठीक है। तो अब देखेंगे बुद्धिज़्म किसने फाउंड किया, कैसे बुद्धिज़्म आगे बढ़ा। तो चलिए हम इस पर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि बुद्धिज़्म स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 ईयर एगो। मतलब जो ये बुद्धिज़्म है, ये भारत में 2600 साल पहले आया था। 2600 साल पहले से स्टार्ट हुआ था और आज तक भी चल रहा है। आज भी आप देखते हो कि कई लोग बुद्धिज़्म से होते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब बात आती है कि इसके फाउंडर थे, बुद्धिज़्म को कौन फाउंड किया था। तो इसके फाउंडर का नाम था बुद्धिज़्म के सिद्धार्थ गौतम, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 567 BC में हुआ था, और ये एक शाक्य फैमिली से थे। शाक्य क्षत्रिय फैमिली, मतलब क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, कपिलवस्तु के पास, जो कि इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था पिपरहवा, ठीक है, जो कि नेपाल के फुट हिल्स के पास था। अब देखिए इनके जो पिताजी थे गौतम के, सिद्धार्थ गौतम जी के पिताजी जो थे, वो कपिलवस्तु के रूलर थे और शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और इनकी जो माता थी वो प्रिंसेस थी कोशालन डायनेस्टी, मतलब कोशालन डायनेस्टी की रानी थी, राजकुमारी थी। फिर ये शादी करके कपिलवस्तु आ गई थी, ठीक है।
अब देखिए गौतम की लाइफ में क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम की लाइफ में, कि जब वो 29 साल के हो गए, 29 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक एसेटिक लाइफ जीने लगे, मतलब तपस्वी बन गए। ठीक है, घर को छोड़ दिया, घर में मतलब जो मतलब आराम से बैठ के गद्दी पर फल खाते थे, आसपास महारानियाँ घूमती रहती थीं, तो उन सब सुखों का त्याग करके वो तपस्वी बन गए। और फिर क्या हुआ कि जब 29 साल के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया 29 साल में, और 6 साल इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, और 6 साल के बाद जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। अब ये बोध गया कहाँ है? एक गांव है बिहार में, जो जहाँ पे पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। उसी समय इनको बोधि प्राप्त हुई। बोधि का मतलब होता है एनलाइटमेंट, ज्ञान। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने अपना जो पहला शर्मन था, मतलब पहला जो उपदेश था, ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है। और इस इवेंट को, जो ये इवेंट था, जो मतलब पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ये जो इवेंट है सारनाथ में, जो उन्होंने पहला सरमन उपदेश दिया था, इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना। ये याद रखिएगा। अब देखिए हम उनके जन्म की बात कर लिए, तो अब मरण की भी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये तो एक अंतिम सच है कि जो आदमी जिंदा हुआ है वो तो मरेगा ही। ठीक है, तो चलिए ये बता दें आपको कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 साल में हुई थी, मतलब व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 80 ही गॉट डाइड। ठीक है, कब? 483 BCE में, मतलब 483 BCE में इनकी मौत हो गई थी। कहाँ पे? एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, टाउन है, वहाँ पे कुशीनगर है, वहीं पे इनकी मौत हुई थी। और इस इवेंट को, उनकी मौत को क्या जाना जाता है? महापरिनिर्वाण जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज़्म के कुछ सिद्धांत थे। ठीक है, मतलब वो किस चीज़ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उनके क्या सिद्धांत थे, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें गौतम बुद्ध जी ने मतलब फालतू की चीज़ों में ध्यान ना देते हुए कि आत्मा है, ब्रह्मा है, ऐसा कुछ ना करते हुए इन्होंने खुद को समस्या बताया और ये बताया कि अगर मनुष्य इच्छा ना करे तो वह जन्म और मृत्यु के साइकिल से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। मीन्स इफ डिजायर्स आर कंक्यूर्ड, निर्वाण इज अटेन्ड, दैट इज मैन इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कि अगर इच्छाओं पर कंट्रोल करना मनुष्य सीख ले तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। और ये भी कहा कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं ये सब हमारी इच्छा के कारण है, डिज़ायर के कारण है। अगर मनुष्य डिज़ायर करना, इच्छा करना बंद कर दे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इन सब से दूर रहने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया 8 फोल्ड पाथ, मतलब अष्टांगिका मार्ग, मतलब 8 रास्ते इन्होंने बताए कि अगर आप 8 चीज़ें कर लेते हो तो आप क्या, आपको निर्वाण मिलेगा, मतलब आपको बर्थ एंड डेथ की साइकिल से आप फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 8 मार्ग कौन से थे? आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। और उसमें से पहला मार्ग है कि डू नॉट कमिट वायलेंस, मतलब कि हिंसा मत करो। दूसरा है डू नॉट कविल द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरों की प्रॉपर्टी पर लालच मत करो। तीसरा क्या बताया इन्होंने कि डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब नशा मत करो। चौथा क्या बताया? डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। पांचवा क्या बताया? डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट। अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मतलब बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। अब चलिए लास्ट है बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आप अगर पेपर, किसी भी चीज़ का पेपर देते हैं, हिस्ट्री आती है, तो उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि 4 काउंसिल जो हुए थे बुद्धिस्ट के, ठीक है ना, बुद्धिस्ट के जो 4 काउंसिल या फिर मीटिंग बोल सकते हो, वो कहाँ हुए थे, किसने करवाए थे, ये हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम
4 काउंसिल पढ़ेंगे बुद्धिस्ट के, और ये आज का हमारा पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट काउंसिल की। तो आपको बता दूं कि फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, ठीक है। किसके पैट्रोनेज में? अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। किंग अजातशत्रु मगध का राजा था। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे तो पढ़ेंगे। और किसने प्रिसाइडेड किया था इस मीटिंग को? महाकश्यप, एक मोंक थे, इन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। अब ये सबसे ज़रूरी कि ये फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो ये फर्स्ट काउंसिल हुई थी सत्तापानी केव एट राजगृह। राजगृह जो है मगध की राजधानी थी पहले, तो वहाँ पे एक सत्तापानी केव थी, वहाँ पर फर्स्ट काउंसिल हुई थी। अब बात आती है सेकंड काउंसिल की। तो सेकंड काउंसिल जो हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी। और ये इसको मतलब किसने पैट्रोनेज किया था, किस राजा ने? तो काल अशोक ने किया था इसको, ठीक है। और प्रिसाइडेड बाय सबाकमी। और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी, एक गांव है बिहार में, ठीक है, वैशाली में हुई थी। अब अगर हम बात करें कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुई थी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक। अशोक को कौन नहीं जानता, उसके संरक्षण में, पैट्रोनेज में, ठीक है। और प्रिसाइडेड बाय मोगली पुत्र तिस्सा। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अब बात कर लेते हैं लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, जो कि है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये 72 एडी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसको किसने प्रिसाइड किया था? वासुमित्र, जबकि अश्वघोष इसके डिप्टी थे, ठीक है। और किसके पैट्रोनेज में हुई थी? तो किंग कनिष्क, खुशान डायनेस्टी के फेमस राजा कनिष्क के पैट्रोनेज में हुई थी। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसमें हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ओरिजिन, कॉजेज ऑफ ओरिजिन के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जैनिज़्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और कमेंट बॉक्स में हमको ये बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट की ज़रूरत है। आप